हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग फिर से नीट 2018 के पेपर में कुछ जो क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी करते चले जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट की भी रिवीजन होती चली जा रही है। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही है कि जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर रहे हैं, उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनका भी हम अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें। ठीक है, तो अगर हम आज से भी शुरू करते हैं, जिन लोगों ने पिछले सेशन को नहीं ज्वाइन किया, आज से भी शुरू करते हैं। जिन टॉपिक्स को हम कवर कर पा रहे हैं उनको अगर हम करते चले जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम तैयार होंगे। काफ़ी हद तक हमारी तैयारी हो जाएगी। इस कम टाइम में भी हम एक लेवल पर अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, शुरू करते हैं। और अभी जो आज हमने क्वेश्चंस लिए हैं नीट के ही हैं, सारे नीट 2018 के पेपर से हैं। इनको हम शुरू करते हैं, देखते। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों ही रखे हुए हैं, आप बड़े आराम से देख पा रहे हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है ये देखकर पता लगा सकते हैं कि ये कौन से चैप्टर का है। और ये चैप्टर है कौन सा, ये चैप्टर है एटम। ठीक है, 12th का चैप्टर है, 12th के चैप्टर एटम से है ये क्वेश्चन। इसमें हमें ये जानने की जरूरत है कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है, ये पता है हमें। उसकी काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, इसको देखना है हमें। एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड किसी एटम में, उसमें क्या होता है, इस पर गौर करना है। तो ये v वेलोसिटी से चल रहा होगा। हमें ध्यान में रखना है एटम के लिए क्या करते हैं हम, इसमें हमें जब बोहर का मॉडल हम ले रहे हैं ना, हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल को हम अगर समझते हैं तो उसमें क्या होता है, इसमें हमें लिखना पड़ता है Ze² बाय, क्योंकि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर चार्ज Ze है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है। Z यहां पर एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब क्या हुआ, परमाणु संख्या यहां पर हो गई। ठीक है, Ze²। अब यहां पर यह होता है कि इलेक्ट्रॉन जब इसके इर्द गिर्द घूम रहा हो, इसके चारों ओर घूम रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है, तो उसके पास अपनी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो गतिज ऊर्जा भी है। और कुल ऊर्जा में क्या होगा, गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा में दो, गतिज ऊर्जा तो ठीक है हाफ mv² होगा, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल एनर्जी जब हम बात करते हैं कुल ऊर्जा की, तो उसमें काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों ही होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हमें देखना है, काइनेटिक एनर्जी को देखना है, उन दोनों का सम होगा टोटल एनर्जी। हमें ये यहां पर इस प्रश्न में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का संबंध क्या है। देखने से ये बहुत आसान प्रश्न है और ये वाकई में आसान भी है जब हम इस बात को ध्यान में रख लें कि तो जो पहले मैं क्या करूंगा कि बोहर के मॉडल में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको मैं बता दूं, उसको रिकॉल कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, 4πε0r²। ये जो है इसके बीच न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो स्थिर वैद्युत बल लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा, वो फोर्स इसको इस कक्षा में घूमने के लिए लग रहा है। मतलब क्या होगा, इस कक्षा में जो ये गति कर रहा है, ठीक है, इस कक्षा में जो ये गति कर रहा है, इस कक्षा में गति करने के लिए इसके पास जो बल लग रहा है, इसके ऊपर जो बल लग रहा है, वो बल किसके द्वारा लगाया जा रहा है, इन दोनों के बीच स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि कूलम्ब का फोर्स। कूलम्ब का फोर्स क्या होता है, हमें पता है Q1, यहां पर क्या हो जाएगा,
मतलब चार्ज जो है न्यूक्लियस पर चार्ज अगर हम देखेंगे तो कितना होगा Ze, और अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, ठीक है। इसीलिए Q1 इंटू Q2 बाय 4πε0r², ये कूलम का फोर्स, और यही क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स पता ही है आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जिसकी वजह से ये इस पथ पर चलेगा। कौन से पथ पर, वृत्तीय पथ पर ये चलता है कोई भी बॉडी, उसके लिए जरूरी है ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब हम जब इस पे गौर करेंगे तो यहां पर हम कर सकते बड़े आराम से कि इसी समीकरण से हम निकाल सकते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम निकालेंगे तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा निकल जाएगा हमारा 12mv²। इसी समीकरण से अगर हम निकालेंगे 12mv² क्या हो जाएगा, mv² इस दिशा में है ही है, यहां पर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि गतिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, ये हो जाएगी Ze² बटा 8πε0r², ठीक है। ये गतिज ऊर्जा निकल गई हमारी। अब कुल ऊर्जा क्या होती है, कुल ऊर्जा के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कुल ऊर्जा के लिए हमें समझना पड़ेगा कुल ऊर्जा जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमने अभी निकाला Ze² अपॉन 8πε0r, 8πε0r, यहां पर 8πε0r, इसको हम जब करेंगे यहां सिर्फ r बचेगा, यहां पर सिर्फ r बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, यहां पर सिर्फ r बचेगा, है ना, mv² यहां पर था, ये हमने देख लिया क्यों हुआ कि हमने mv² बाय r, और इधर क्या होता है Ze² अपॉन 4πε0r², इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा। तो यहां पर गतिज ऊर्जा हमें प्राप्त हो गई है। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोचेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होती है, फिर से यहां पर ध्यान देना है, एक चार्ज जो है यहां पर ये प्लस है, ये पॉजिटिव है, ये चार्ज नेगेटिव है, माइनस ई होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा Ze माइनस Ze² अपॉन 4πε0r। r क्या है, रेडियस है इसका, ठीक है, r रेडियस है। अब जब हम इसको अच्छे से जोड़ करके इसको निकालेंगे, इसका सरल करेंगे इसको, तो क्या निकल कर आएगा, माइनस Ze² अपॉन 8πε0r, यानी कि ये कुल ऊर्जा है, ये कुल ऊर्जा हो गई। गतिज ऊर्जा हमने क्या निकाला था, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, कुल ऊर्जा मतलब टोटल एनर्जी, ये निकल कर आया माइनस Ze² अपॉन 8πε0r। एक मिनट, यहां पर क्या है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, हमेशा प्लस होगा। ये हमने निकाल भी लिया है। गतिज ऊर्जा जब हम निकाल रहे हैं, गतिज ऊर्जा हमारा निकल कर आया था Ze² अपॉन 8πε0r। कुल ऊर्जा निकल कर आया कितना, कुल ऊर्जा में फिर यहां पर भी लिख देता हूं, कुल ऊर्जा क्या होगा, कुल ऊर्जा निकल कर आएगा माइनस Ze² अपॉन 8πε0r। अब यहां पर देखने से ये सीधा सीधा लग रहा है कि इनका जो हमें गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का अनुपात लेना है वो क्या निकल कर आएगा, ये वाला होगा हमारा, ठीक है, 1/-1। यानी कि मोटी बात यहां पर ध्यान में रखनी है कि इसमें जो आपको ध्यान में रखना है उसको जरा गौर कर लेते हैं। इसमें ध्यान में ये रखना है कि गतिज ऊर्जा जो है, ये गतिज ऊर्जा जो है ये क्या होगा, माइनस ऑफ कुल ऊर्जा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा की बात हो रही है, यहां पर किसके ऊर्जा की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा की बात हो रही है। कहां पर, इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर जब रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है एक वृत्ताकार पथ पर, आपको पता है कि कैसे पथ पर घूमता है, ठीक है। तो कुल ऊर्जा
का नेगेटिव होगा, यानी कि ये मान तो बराबर है लेकिन क्या है, ये ऋणात्मक जो है, ऋणात्मक यहां पर जो निकल कर आता है, इसका सिर्फ यही मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में इसकी तरफ केंद्रित है। एक तरह से ये समझना है, इससे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में जुड़ा हुआ है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, आकर्षक बल लग रहा है। ठीक है, यह बात हमें समझनी है। नेगेटिव जो निकल कर आता है कुल ऊर्जा में, इसका मतलब यही निकलता है। अच्छा, कई बार हमें क्या करते हैं, हमने ये अच्छे से देखना है कि कुल ऊर्जा, यहां पर जो है पोटेंशियल एनर्जी निकाला, अब पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल होगा, ये माइनस है, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल होगा। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है, कई बार इससे भी प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न का उत्तर यही है 1/-1। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को करते हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझना है हमें, क्या कि ये पहले तो ये ध्यान में लाना है कि ये किस चैप्टर से है, कॉन्सेप्ट क्या है, मूल बात क्या है, और इस प्रश्न के लिए हमें किस तरह के टूल की जरूरत है। जब भी हम प्रश्न देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न अभ्यास करने का मतलब ही यही होता है, आपके अंदर ये क्षमता विकसित हो जाए कि आप जैसे ही प्रश्न को देखें, आप बड़े आराम से और जल्दी से जल्दी विश्लेषण करके ये पता लगा सके कि ऐसे प्रश्न कौन से टूल पर आधारित हैं, जो हमने फिजिक्स के लॉज पढ़े हैं, कौन से लॉ पर बेस्ड है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन से टूल की जरूरत होगी। अगर हम इस तरह की चीजें बड़े आराम से जल्दी पता लगा सकते हैं, तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तो आपको हल ही करना है। हल करना बहुत आसान होगा क्योंकि उसका अभ्यास आपने किया हुआ है। तो आपको सबसे पहले इसी बात पर गौर करना है कि जब भी आप कोई भी लॉ आपने तैयार किया, अब उसको रिवाइज कर रहे हैं, आपको यह भी देखना है, ठीक है, उससे जुड़े हुए प्रश्न किस तरह के पूछे गए हैं। अभी यहां पर इस प्रश्न को देखते हुए यहां पर सीधे तौर पर क्या हमें ध्यान में रखना है कि ये ग्रेविटेशन का है, ये ग्रेविटेशन का है। ग्रेविटेशन में कौन सा लॉ, केपलर लॉ। ठीक है, कौन सा लॉ है, केपलर का नियम, केपलर का नियम लगेगा। ठीक है, केपलर का नियम। दूसरी बात क्या है, क्योंकि यहां पर क्या है, ग्रह है जो गतिमान है, कौन से, दीर्घवृत्तीय कक्षा में ये गतिमान ग्रह है, और ये सूर्य है, ये सन है, और ये यहां पर अलग अलग जगह पर, ये ए बी सी, ये तीनों जगह पर जो है ये क्या है, प्लैनेट है, ग्रह है। ठीक है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाएगा इसी तरह से होता है। इसको बोलते हैं, ये वाला जो है इसमें दीर्घ अक्ष है, और ये एसी जो है दीर्घ अक्ष है। ठीक है, और ये इसके ऊपर लंबवत है, ये हमें बताया गया है। अब यहां पर नियम तो समझ में आ गया कि हाँ, ये नियम कौन से पर आधारित है, कौन से नियम पर आधारित है। इसमें एक नियम ये भी होता है, हालांकि इस प्रश्न के लिए हमें वो नियम नहीं चाहिए। एक नियम होता है कि आवर्त जो होगा इसका, जो एक बार घूर्णन को पूरा करेगा, ग्रह जो सूर्य के चारों ओर घूर्णन कर रहा है, तो इसका जो आवर्त है उसका स्क्वायर क्या होगा, इसके रेडियस से, मेजर एक्सिस के दीर्घ अक्ष के जो त्रिज्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। ये हमें समझना है, ये भी कॉन्सेप्ट है, केपलर्स लॉ। 3 नियम है केपलर के। पहला नियम ये बताता है कि इस तरह की कक्षा में ग्रह घूमते हैं, ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक तो ये बात होगी, पहला यही नियम है। दूसरा नियम है कि अगर हम ये बताएं कि एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम है, जैसे ये उसका पथ है, यहां पर सूर्य है और यहां पर प्लैनेट की 2 स्थिति देखी गई, ये हमने निकाला यहां से यहां तक, और इसमें समय लगा है t, और इतने ही समय अंतराल में यहां से यहां जो अपना ग्रह है, ग्रह अपने स्थिति को इस स्थिति से इस स्थिति में आया, ठीक है, चक्कर लगाते हुए। तो अगर उसमें
समय लगा है, समयांतराल t है, समान समयांतराल में अगर हम देखेंगे तो जो बनेगा ये एरिया, ये क्षेत्रफल जो बनेगा, ये क्षेत्रफल इसी समयांतराल में, फिर दो स्थिति हो गई अगली, तो इनका जो क्षेत्रफल होगा ना, इन दोनों क्षेत्रफल का मान समान होगा। यानी कि अगर हम देखेंगे dA/dt कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये बात हमें समझनी है, ये नियत होगा, ये फिक्स्ड होता है। तो ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम जो मैंने आपको बताया, ये तीसरा नियम उसके आवर्त काल के बारे में है। किसके आवर्त काल के बारे में? ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चक्कर लगाने का, एक बार चक्कर लगाने का जो समय अंतराल है, उसके लिए ये नियम है, ये तीसरा नियम है। अब यहां पर यह बात समझनी है कि इस तरह में, इस प्रश्न के लिए खास तौर से जो हमें समझना है, वो क्या समझना है? वो ये समझना है कि इसमें जो एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या हुआ? कोणीय संवेग जो है, कोणीय संवेग यहां पर नियत होगा। ऐसी परिस्थिति में कोणीय संवेग नियत होगा, वो अपरिवर्तित रहेगा। कोणीय संवेग अपरिवर्तित, यहां पर कोणीय संवेग अपरिवर्तित रहेगा। तो कोणीय संवेग जब अपरिवर्तित रहता है तो इसी बात को यहां पर हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है, इसी बात को यहां पर हमें इस्तेमाल करना है, इसी से हमारा यह प्रश्न का हल होगा, ठीक है। अब हम ये पता लगाएं कि कोणीय संवेग होता क्या है। कोणीय संवेग होता है, एल से इसको लिखते हैं mvr, ये जो है ये आपका रेखीय संवेग है, और उसमें हम r से गुणा करते हैं, तब हमें कोणीय संवेग प्राप्त होता है। तो जब ये कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि v और r जब कांस्टेंट है तो v इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यानी कि जिसके लिए त्रिज्या बड़ा है, जिस स्थिति पर त्रिज्या बड़ी है, ये जो दूरी है सूर्य से, ये दूरी जो होगी वो अगर बड़ी होगी तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। यहां पर इसकी वेलोसिटी कम होगी, यहां पर वेलोसिटी क्या होगी? उससे ज्यादा होगी, फिर यहां पर वेलोसिटी उससे ज्यादा होगी। जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी हमें, यानी कि गतिज ऊर्जा। हमें प्रश्न जो दिया गया है, प्रश्न क्या दिया गया है? गतिज ऊर्जा ये तीनों अलग अलग स्थिति में है, ए बी सी में। तो गतिज ऊर्जा जब तीनों स्थिति में, गतिज ऊर्जा के बारे में बताया गया, ये हमने निर्धारित कर लिया। कोणीय संवेग, यहां पर टूल जो है जिससे हम ये प्रश्न हल कर सकते हैं, वो क्या है? कोणीय संवेग अपरिवर्तित, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हम ये बड़े आराम से कह सकते हैं कि वेलोसिटी इसके साथ ऐसे परिवर्तित, इस तरह से संबंधित है, ठीक है। तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर सबसे बड़ा ये है, इसका मतलब इस पे सबसे कम गतिज ऊर्जा होगी। सबसे बड़ी जो दूरी है ग्रह की सूर्य से, जिसके चारों ओर, यहां पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है ग्रह, तो यहां पर इसकी सबसे कम होगी, उससे थोड़ी ज्यादा इसकी, और सबसे ज्यादा ए की। तो हमारा जो उत्तर है वो ये आ गया दूसरा। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किस बिंदु पर होगी? ए पर, फिर उससे कम बी पर, उससे सबसे कम सी पर, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है कि नियम कौन सा, टूल कौन सा, ठीक है। जैसे ही हमने प्रश्न देखा, प्रश्न देख करके हमें ये बात समझनी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को करते हैं। इस प्रश्न को बहुत बढ़िया तरीके से देखें। ये 11th का क्वेश्चन है, 11वीं कक्षा का प्रश्न। इस 11वीं कक्षा के प्रश्न में क्या दिया गया है? इसमें आपको यह बताया गया है कि ऊर्ध्वाधर वृत्त को पूरा करने का जो शर्त है, ऊर्ध्वाधर वृत्त को पूरा करने की शर्त क्या है वो बताना है, ठीक है।
अब यहां पर देखना है आपने, बस एक छोटा सा आपको क्या करना है, इमेजिनेशन करनी है। एक आपने धागा से बांध दिया एक पत्थर को, छोटे पत्थर को बांध दिया, कंकड़ को बांध दिया, जो भी। अब आप उसको क्या कर रहे हैं, यहां पर इसके जब सबसे निचले बिंदु पर अगर देखेंगे, आपने क्या किया, यहां पर ऐसा कुछ कर दिया, ये धागा है और ये आपका पत्थर है। इसको आपने इतनी वेलोसिटी दे दी, इतना वेग दे दिया कि ये नीचे से ऐसे एक वृत्ताकार पथ को पूरा करे, ठीक है। यानी कि ये ऐसे यहां से चलकर पूरा ऊर्ध्वाधर वृत्त पूरा करे। इसके लिए जो शर्त है वो हमें जानना है, और अगर हमने ये समझ लिया तो फिर हमारा ये प्रश्न हल हो जाएगा। हमें क्या कहा गया है, यहां पर ए बी दिया गया है, डी यानी कि डायमीटर, ठीक है। अब यहां पर क्या है, विराम अवस्था से सरकने वाला कोई पिंड, यहां की बात हो रही है। यहां से जैसे ही ए पर आएगा वो सरक कर आ जाएगा, निश्चित तौर पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यहां से सरकते हुए यहां तक आया, यहां पर आएगा तो अभी इसकी जो है ये अभी विरामावस्था में है। जब ये यहां विरामावस्था में है और इसको छोड़ दिया गया तो जाहिर सी बात है क्या होगा, वो धीरे धीरे नीचे आएगा, यहां से आग जाएगा नीचे, ठीक है, यहां से नीचे आएगा। अब नीचे आने पर क्या, उसकी गति तो होगी, जैसे जैसे नीचे आता चला जा रहा है, अभी ये विरामावस्था में है यहां पर, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता चला जाएगा उसकी जो गति है वो बढ़ेगी। गति बढ़ेगी तो क्या इतनी गति ये अब प्राप्त कर पाएगा कि ये ऊर्ध्वाधर वृत्त को पूरा कर ले, ये प्रश्न हमें जानना है। इसी के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि ऊर्ध्वाधर वृत्त को पूरा करने के लिए निचले बिंदु पर उसकी वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, उस वस्तु की वेलोसिटी कितनी हो, यानी कि उसका वेग या उसकी गति कितनी होनी चाहिए, हमें इसके बारे में पहले जानना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं कि क्या है, मैं लिख देता हूं, ऊर्ध्वाधर वृत्त पूरा करने की शर्त क्या है, v ज्यादा होना चाहिए 5gr के स्क्वायर रूट से। यह समझना बहुत जरूरी है। अगर हमने ये समझ लिया तब हमारे लिए यह प्रश्न आसान हो जाएगा। तो कम से कम इतना तो जरूर होना चाहिए, 5gr। r क्या है, यहां पर r है रेडियस यानी कि त्रिज्या। किसकी त्रिज्या की बात हो रही है, ऊर्ध्वाधर वृत्त की त्रिज्या। मैंने बताया कि अगर यहां पर ये पत्थर है, इसको कितनी गति दे दी जाए जो ये पूरा ये वृत्त, ऊर्ध्वाधर वृत्त ये पूरा कर सके। अगर कम होगा तो ये यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर इससे कम हम वेग देते हैं तो क्या होगा, ये कहीं यहां से इसके बीच में कहीं यहां पर हो सकता है, यहां पर रह जाएगा, यहीं से नीचे गिर जाएगा, यहीं से नीचे गिर जाएगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इस बात को बहुत गहराई से समझना है हमें। ठीक है, हमारा ये केंद्र है, यहां से हमने पकड़ा हुआ है, ये धागा है और ये वो पत्थर है। तो ऊर्ध्वाधर वृत्त को पूरा करने के लिए निचले बिंदु पर हमें इतना तो कम से कम देना ही पड़ेगा, इतना वेग होना चाहिए। अब यही बात ध्यान में रखनी है, एक तो ये। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी यहां पर हमें लगाना है, सिद्धांत। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या हो रहा है, हमें यहां पर जो व्यवस्था दी गई है वो कुछ इस तरह से दी गई है। ठीक है, और यही बोला गया है कि इसके वृत्त को पूरा कर सके ये। ठीक है, ऊर्ध्वाधर वृत्त को पूरा करे। यहां से अगर वस्तु आएगी, नीचे आएगी तो कितनी गति होनी चाहिए उसकी,
हमें इसी पर प्रश्न दिया गया है। तो यहां पर क्या क्या बात समझनी है? पहली बात तो यह समझना है कि ऊर्ध्वाधर वृत्त को पूरा करने की शर्त क्या है। दूसरी बात क्या होगी कि ये यहां पर कैसे जो वेग है वो कैसे प्राप्त करेगा। वेग प्राप्त करेगा, अगर हम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की बात करेंगे, ये कुछ ऊंचाई पर है यहां से, ठीक है, ये कुछ ऊंचाई पर है, इस ऊंचाई पर इसकी स्थितिज ऊर्जा है। यहां पर अभी क्या है? स्थितिज ऊर्जा है, और ये स्थितिज ऊर्जा जब यहां तक आएगी तो गतिज ऊर्जा में परिणत होगी। यहां पर हमें बोला गया है कि किसी तरह का फ्रिक्शन नहीं है, इसको यहां पर समझना है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस है, मतलब इसमें घर्षण रहित है, ठीक है, घर्षण रहित है तो किसी तरह की ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। तो जो स्थितिज ऊर्जा है, जो स्थितिज ऊर्जा है इस वस्तु की, वो पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा में परिणत होगी। इस बात को समझना है, गतिज ऊर्जा में परिणत होगी। अब यहां पर हम समीकरण लेते हैं, क्या होगा? mgh है स्थितिज ऊर्जा, क्या है? स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिणत हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? गतिज ऊर्जा क्या होगा? गतिज ऊर्जा में परिणत हुआ हाफ mv²। ठीक है, अब ये बात हमने समझ लिया। अब यहां पर v हमें निकालना कितना आसान हो सकता है? ये m को m से काट देते हैं, ये हमारा खत्म। अब क्या होगा? v जो होगा यहां पर v कितना होगा? v हमारा हो जाएगा, v हो जाएगा 2gh का स्क्वायर। ठीक है, हमें प्राप्त तो ये हो रहा है, इसको इतना सफिशिएंट होना चाहिए, इतना जो शर्त है हमारी ऊर्ध्वाधर वृत्त को पूरा करने की शर्त यही है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना है, ऊर्ध्वाधर वृत्त को पूरा करने की शर्त यही है। तो इसको क्या होना पड़ेगा? ये जो प्राप्त होगा यहां पर नीचे जब पहुंचेगा ये, तो यहां तक आने के बाद, यहां से यहां तक आने के बाद इतना वेग वो प्राप्त करेगा। लेकिन इतना वेग किसके इक्वल होना चाहिए? अगर ऊर्ध्वाधर वृत्त पूरा करना है तो किसके इक्वल होना चाहिए? किसके बराबर होना चाहिए? ऊर्ध्वाधर वृत्त को पूरा करने की बात जब है तो इसमें क्या होना चाहिए? 2gh बराबर, यहां पर स्क्वायर रूट कर देते हैं, स्क्वायर रूट यानी कि ये वेलोसिटी 5gr के स्क्वायर रूट ऑफ 5gr के बराबर होना चाहिए। क्योंकि फिर से मैं बता रहा हूं, ऊर्ध्वाधर वृत्त को पूरा करने की शर्त यह है, तो जो वो प्राप्त कर लेगा, जो वेग वो प्राप्त करेगा वो इसके बराबर है। तो अब इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा ना, ये बात ध्यान में रखनी है। इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या मिलेगा? 2gh बराबर 5gr। अब यहां पर गौर करना है, 5gr हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है h की वैल्यू कितनी होगी, h का मान क्या होगा वो देखना है। तो h का मान यहां से देख लेते हैं, g और g तो कट जाएगा, ये g और ये g खत्म। तो हमारे पास क्या आया? h बराबर होगा 5r बटा 2। अब एक और चीज देखना है, यहां पर वृत्त के त्रिज्या की तो बात नहीं हो रही है, यहां पर तो त्रिज्या रखना है, लेकिन हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? वो दिया गया है इसके व्यास की बात हो रही है। ठीक है, तो हमें पता ही है ना, ये तो जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या होगा? त्रिज्या होता है व्यास बटा 2। ठीक है, तो इसलिए व्यास की जगह पर हम d रखेंगे, क्या निकल कर आएगा? यहां पर हम जब देखेंगे h बराबर क्या होगा? 5 बटा 2, r की जगह पर हम रखेंगे d बटा 2। इसका मतलब क्या हुआ? 5/4d, h बराबर 5/4d। ये हमारा उत्तर है। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। तो हमें यही समझना है, ढंग से समझना पड़ेगा कि पहले जो परिस्थिति दी गई है उसमें किस तरह के कॉन्सेप्ट की जरूरत है, कैसा सिद्धांत लगेगा, कौन सा नियम लगेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करना? उसके बाद तो हल करना, वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही है इस सीरीज में, जो अभी हम लोग हर दिन 12:20 से लेकर 12:20 से हम लोग करते हैं 1 बजे तक, इसके इस पूरे सीरीज में हम लोग जो करेंगे, अभी 12 तारीख तक चलेगा, 12 सितंबर तक,
इसमें ये इन्हीं तरह के प्रश्नों को हम पिछले साल के प्रश्न को देखेंगे और उनका हम अभ्यास करेंगे, और उसी में आप देखेंगे कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत बढ़िया तरीके से मजबूत होते चले जा रहे हैं। ठीक है, मैं कोशिश ये करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को लूं, लेकिन इसके लिए यह भी जरूरी है कि आप भी साथ में जल्दी से जल्दी करते चले जाएं। मैं बहुत ही बेसिक सी बात को, अगर कोई बच्चा नहीं भी जानता है तो भी अगर ढंग से पहली बार देख रहा हो तो उसको एक एक बात समझ में, अगर वो पूरी तरह से समझ, एक बार जुड़ गया अच्छे से, तो जुड़ना अगर शुरू कर दिया वो आराम से होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, प्रश्न को देखना है, समझना है, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से आत्मसात करना है, अभ्यास करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं इसी के साथ। और अगला प्रश्न ये है, ये अगला प्रश्न 12वीं कक्षा से है और ये किससे है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ध्रुवीकरण जो होता है प्रकाश का, उसके ऊपर आधारित है। इंग्लिश वाले भी आप देख सकते हैं, अनपोलराइज, ये पोलराइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लाइट पोलराइज होता है, साउंड पोलराइज नहीं होता है। ठीक है, इस पर गौर करना है। अब यहां पर जो बात समझनी है ना, ये बहुत आसान है। पोलराइजेशन कई तरीके से किए जा सकते हैं, उसमें से एक के ऊपर यह प्रश्न है, और यह प्रश्न देखते ही आसान तरीके से हम बता सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। क्या होता है इसको समझते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि ध्रुवीकरण हो रहा है प्रकाश का, तो प्रकाश का ध्रुवीकरण होने का मतलब क्या हुआ? अध्रुवित प्रकाश क्या होता है? ठीक है, अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का ध्रुवीकरण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैं पिछले सत्र में भी मैंने बताया था कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, तो उसके बारे में मैंने क्या बताया था कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और इन दोनों के लंबवत वो तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये बात पहले से अच्छे से समझना है। क्या बताया मैंने? आप एक तरह से चाहो तो अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे पकड़ सकते हो, इस तरह से रखो और देखो, इसको अगर आप ये वाई एक्सिस में विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हो, ये दोलन कर रहा है, मतलब विद्युत क्षेत्र जो है वो एक स्थिर नहीं है, नियत नहीं है, वो क्या हो रहा है, वो परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, वो शून्य से अधिकतम, फिर अधिकतम से फिर शून्य, फिर उसका नेगेटिव दिशा में, दूसरी दिशा में, इस तरह से दोलन कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से विद्युत क्षेत्र जैसे हो रहा है, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र भी दोलन कर रहा है। अब इन दोनों के लंबवत जो है, ये क्या होगा, ये विद्युत चुंबकीय तरंग प्रवाहित होगी। तरंग यहां से एक जगह से दूसरी जगह चलेगी, उनका अपना जो भी गति है उस दिशा में होगी। ठीक है, इन दोनों के लंबवत। अब जबकि हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं ध्रुवीकृत लाइट की, ध्रुवीकरण जब हम बोल रहे हैं प्रकाश का, तो क्या होता है इसमें कि प्रकाश का ध्रुवीकरण बड़ा आसान सा, एक आप सोच सकते हैं, एक उदाहरण ले सकते हैं। जो सनग्लासेस होते हैं ना, धूप के चश्मे जो होते हैं, वो अगर बने हुए होते हैं, पोलराइड के बने होते हैं। तो वो जो पोलराइड होते हैं ना, उनका काम क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें हमारे आंखों पर पड़ रही हैं सीधी, वो क्या करेंगे, उनके कुछ भाग को वो रोकेंगी और बाकी को आने देंगी। तो जिन भागों को रोकेगी, तो इससे निश्चित तौर पर जब आप कुछ किरणों के कुछ भाग को रोक लेंगे, और उसमें क्या रोकते हैं ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया, ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और इधर जो है क्या होता है, इन दोनों के लंबवत वो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जिसको हम प्रकाश भी बोलते हैं। प्रकाश भी एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। अब यहां पर बात समझने की है कि जब ध्रुवीकृत हम बोलते हैं, तो ध्रुवीकृत प्रकाश का मतलब क्या हुआ, अध्रुवित प्रकाश का मतलब क्या हुआ। अब देखिए, यहां पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इस दिशा में जा रही है, लेकिन आपको क्या लगता है, प्रकाश सिर्फ एक ही दिशा में जाएगी क्या?
प्रकाश की किरणें अगर एक स्रोत है, प्रकाश की किरणें हर दिशा में जाएंगी, ठीक है। तो उसी के आधार पर जो ये विद्युत क्षेत्र है उनकी भी दिशा होगी अलग अलग, और वो होगी तो हमेशा इसके लंबवत ही होगी। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी अभी अब इसको हम प्रकाश की बात कर लेते हैं कि प्रकाश के लंबवत ये जो अपना विद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा प्रकाश के दिशा की लंबवत होगी। प्रकाश हर दिशा में फैल रहा है, हर दिशा में जा रहा है, तो इसका मतलब इसके लंबवत वो भी उनके अवयव भी होंगे विद्युत क्षेत्र के। तो कुछ विद्युत क्षेत्र वाले जो हमारे अवयव हैं उनको हम क्या करते हैं, रोक देते हैं। किसके द्वारा? पोलरॉइड के द्वारा, ठीक है। तो इसी को ध्रुवीकृत लाइट बोलते हैं, यानी कि अध्रुवित लाइट और ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश। इसके अब इसकी बात नहीं कर रहे हम, प्रकाश तो हम कह रहे हैं, लेकिन इस प्रकाश के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है ना उसको हम रोक देते हैं, ठीक है। तो अध्रुवित है तो हर दिशा में विद्युत चुंबकीय ये जो विद्युत क्षेत्र है हर दिशा में ये दोलन कर रहा होता है, ऐसे कर रहा होता है। ये अध्रुवित प्रकाश है। इसको इस तरीके से हम दिखाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं। ध्रुवित प्रकाश को कैसे दर्शाते हैं? ध्रुवित प्रकाश को दर्शाते हैं, अगर मान लेते हैं ये अध्रुवित प्रकाश है, यहां पर हमने एक पोलराइड रखा, तो इसमें क्या होगा पता है? ये अध्रुवित प्रकाश है। अब यहां पर ये प्रकाश इस तरीके से, इस पर जब इसका आपतन हुआ, ये पोलराइड है, तो हमारा अध्रुवित प्रकाश कुछ इस तरह से बनेगा। यानी कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये तीर वाला, ये क्या है? ये है अपना विद्युत क्षेत्र जो दोलन कर रहा है। तो प्रकाश के दिशा के लंबवत इनका दोलन हो रहा है हमेशा, हम वही इंश्योर करते हैं। हर दिशा में हो रहा था, यहां पर किसी खास दिशा में ही दोलन करने वाले प्रकाश को इसके बाद दिया गया आदेश कि तुम ऐसे ही जाओ, मतलब उसको रोक दिया गया, बाकियों को रोक दिया गया, इसी को आने दिया गया, ठीक है। तो इसी को ये ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं और ये अध्रुवित प्रकाश हो गया, ठीक है। यानी कि हम यहां पर कुछ इस तरह से इसको लिखेंगे। अब ये बात तो समझ में आ गई कि ठीक है, अध्रुवित प्रकाश क्या है, ध्रुवित प्रकाश क्या है। अब इस प्रश्न के आधार पर जरा हम और गौर कर लेते हैं। प्रश्न ये बोला गया है कि अध्रुवित प्रकाश है, किसी समतल पृष्ठ पर आपतन करता है, ठीक है। अपवर्तनांक वाला कोई अपवर्तनांक म्यू वाला पदार्थ पर या उसके समतल पृष्ठ पर अध्रुवित प्रकाश आपतन करता है। किसी विशेष आपतन कोण पर यह पाया गया कि परावर्तित किरणें और अपरिवर्तित किरणें एक दूसरे से लंबवत है। निम्न में से कौन सा विकल्प स्थिति सही है? अब यहां पर ध्यान देना है कि ये करने के लिए, ये ध्रुवीकृत करने के लिए, प्रकाश का ध्रुवीकरण करने के लिए हमें जिसकी जरूरत होती है उस पर गौर करते हैं। अलग अलग तरीके हैं उसको ध्रुवीकृत करने के, तो उसमें से एक तरीका क्या है, ये एक तरीका हम समझ लेते हैं। ये वही एक पृष्ठ जो बोला गया, ये हवा है और ये क्या है, वो माध्यम है। समझ लेते हैं किसका? म्यू अपवर्तनांक वाला है। ये ग्लास ले सकते हैं या कुछ और भी कोई पदार्थ ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये है हवा, मतलब हमने ये पृष्ठ लिया, नीचे कोई और पदार्थ है, ठीक है। ये अपवर्तनांक उसका दिया गया है म्यू। अब यहां पर दो बातें हो रही हैं। इस पृष्ठ पर जब आपतन होगा, अध्रुवित प्रकाश का आपतन जब होगा, तो ये आपतन हो गया, यहां से ये आपतन हो गया इसका। अब इसमें क्या होगा, दो बातें होंगी, बहुत ध्यान से समझना है। ये प्रकाश का जो परावर्तन हो रहा है ना, ये प्रकाश का परावर्तन जो हो रहा है, ये परावर्तन वाली जो परावर्तित किरणें जो हैं, परावर्तित किरणें ध्रुवीकृत होंगी। परावर्तित किरणें ध्रुवीकृत होगी अगर किसी खास एंगल पर, किसी खास कोण पर ये अध्रुवित प्रकाश का आपतन हुआ है, ठीक है। अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश का आपतन हुआ
अब यहां पर इस कोण पर अगर इस विशेष परिस्थिति में हुआ है तब क्या दो बातें हो रही हैं कि एक तो परावर्तित किरणें और एक समूह ऐसा होगा जो इनका क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो अपवर्तित किरणों का क्या होगा, ये तो खैर ये भी अध्रुवीकृत ही होंगी, बची हुई जो होंगी। तो कुछ हिस्सा, ये अध्रुवित प्रकाश का कुछ हिस्सा परावर्तित हो रहा है और कुछ हिस्सा अपवर्तित हो रहा है। अब इन दो किरणों के बीच में कोण कितना है, इन दो किरणों के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री। यानी कि ये एक दूसरे के, ये परावर्तित हैं, परावर्तित, और ये अपवर्तित, अपवर्तित प्रकाश। ये परावर्तित प्रकाश, ठीक है। तो यहां पर ऐसी परिस्थिति में सीधे सीधे तौर पर यह समझना है कि अगर, वैसे इसमें एक नियम है ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर का नियम सीधा ये कहता है म्यू बराबर 10 IP। एक तो ये बात है, ठीक है, लेकिन हमें जो दिया गया है यहां पर ये अगर ऐसा करते तो हम क्या हो जाता, IP पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं, ध्रुवीकरण का जो कोण है उसके लिए हम I बोलते हैं। यहां पर विशेष एंगल वही दिया हुआ I। तो इसके आधार पर होना क्या चाहिए था, 10 इनवर्स म्यू होना चाहिए था, लेकिन ये तो हमें दिया नहीं गया है ना, ये विकल्प हमें नहीं दिया गया, ये विकल्प नहीं दिया गया, तो ये दोनों ही गलत है। अब यहां पर क्या है, परिवर्तित प्रकाश ध्रुवित है और इसका विद्युत सदिश आपतन के तल के लंबवत है। तो ये चीज हमारे काम की है। ये जो परिवर्तित प्रकाश है, परावर्तित प्रकाश है, परावर्तित प्रकाश ध्रुवित है, ये क्या होगा, ध्रुवित होगा, ध्रुवित होगा परावर्तित प्रकाश, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या है, हमारा उत्तर ये वाला है, ठीक है। हमारा उत्तर ये है। यहां पर दो बातें थी, परावर्तित प्रकाश ध्रुवित इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसका विद्युत सदिश जो है आपतन के तल के लंबवत होगा, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम यहां पर ये प्रश्न हमने कर लिया, एक और प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, इसमें आपको कैलकुलेट खुद करना है, मैं आपको यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूं, ठीक है। बहुत आसान है। हमें ये किसका है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट का है, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट का है। ऑल्टरनेटिंग करंट में हमें क्या क्या देखना था, यहां पर हमें देखना है, शक्ति की बात कर रहे हैं हम, पावर की बात कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। पावर के लिए क्या करना होता है, पावर क्या करना होता है, VRMS IRMS cos phi, ठीक है। cos phi के लिए क्या करना है, यहां पर सीधे इसको देखते हैं, VRMS IRMS और इंटू ये R बटा Z होगा। I के लिए फिर हम अगर लिखेंगे, I के लिए भी हम लिख सकते हैं VRMS के ही टर्म्स में, तो हम क्या लिखेंगे, VRMS स्क्वायर, अगर हम यहां पर देखेंगे ये R स्क्वायर कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। IRMS जो बनेगा वो Z के बराबर बनेगा, VRMS अपॉन Z। यहां पर मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, IRMS का मतलब हुआ VRMS बटा Z। Z क्या होता है उसके बारे में भी बता देता हूं, VRMS स्क्वायर बटा क्या था, ये VRMS स्क्वायर क्यों लिखा मैंने वो भी देख लेते हैं। VRMS गुना IRMS के लिए क्या लिखा, VRMS बटा Z, VRMS बटा Z, ये हमने लिखा है यहां पर। तो cos phi के लिए हमने ऐसा लिखा है। होता क्या है, यहां पर देखते हैं कि जो LCR सर्किट है, LCR सर्किट के लिए ये Z होता है, ये phi होता है, और ये होता है XL माइनस XC, और ये होता है R, ठीक है। ये चीजें होती हैं। अब यहां पर cos phi समझ में आ गया, cos phi करेंगे R बटा Z होगा। Z का मान होता है, Z क्या होता है, Z होता है, Z के लिए हमें देखना है, पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या क्या है। ये संधारित्र है, कैपेसिटर, ये इंडक्टर है, और एक ये रेसिस्टर होता है। इस तरह का सर्किट है सीरीज में,
और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लगा रहे हैं, इसमें क्या होगा, v इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, और इसमें C, R और L ये LCR सर्किट के अंदर है। अब इसमें Z जो निकलेगा, Z निकलेगा R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर माइनस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C इसका स्क्वायर, और इस पूरे का होल स्क्वायर होता है। ओमेगा यानी कि यहां पर जो है इस प्रश्न में जो दिया गया है ओमेगा की वैल्यू वो देख लेते हैं, ये ओमेगा की वैल्यू है, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू दी गई है 314 रेडियन पर सेकेंड, इसको रखना है और इसको सीधे तौर पर Z निकालना है हमें, ये Z का मान निकालना है जो मैंने यहां पर बता दिया, ये Z का मान निकालना है। ओमेगा पता है, L पता है और C पता है, R भी पता है, तो ये पहले कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहां पर जो दिया गया है वोल्टेज, ठीक है, ये वोल्टेज जो दिया गया है इस वोल्टेज को रखेंगे हम। यहां पर एक और चीज देखना है कि Vrms जो होगा, Vrms होता है इसका पीक वोल्टेज बटा √2, ये ध्यान में रखना है। यहां पर ये पीक वोल्टेज है, V नॉट कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, तो Vrms कितना हुआ, Vrms कितना हो जाएगा, Vrms हो जाएगा 10/√2। तो ये सारी चीजें हमें एक तो ये रखनी है, एक तो ये वाला रखना है हमें यहां पर Vrms स्क्वायर, और ये Z का स्क्वायर, और ये R की वैल्यू, ठीक है। R का मान भी हमें पता है, Z का मान भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम अगले सत्र में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आज इतना ही, जो भी बताया गया उनका अभ्यास करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो अभ्यास आप करेंगे अभी से, जो लगेंगे, तो आप पूरी ताकत से एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 180 में से आप 160 के ऊपर बड़े आराम से कर सकते हैं।